आकाश ने गोली चलाई और पल भर में ही पूरा माहौल बदल गया। जहां कुछ सेकंड पहले तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, वहीं अचानक हुई इस घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। ईशा वहीं पर लड़खड़ाकर गिरने लगती है और देखते ही देखते वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। लेकिन ठीक उसी समय सूरज तेजी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है और समय रहते उसे गिरने से बचा लेता है। यह दृश्य इतना भावुक और तनाव से भरा होता है कि वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या डॉक्टर मैडम की मेहनत और उनकी कोशिशें ईशा की जिंदगी को बचा पाएंगी या फिर हालात और भी बिगड़ जाएंगे। माहौल पूरी तरह से तनाव और डर से भर जाता है और हर कोई बस यही सोच रहा होता है कि आगे क्या होने वाला है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है, जब ईशा को सूरज के बारे में एक ऐसी खबर मिलती है जो उसे अंदर तक तोड़ कर रख देती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि आईपीएस सूरज की गाड़ी के साथ एक भयानक बम धमाका हुआ है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर-उधर भाग रहे होते हैं और हर किसी के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। यह पूरा दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं लगता। इसी अफरा तफरी के बीच बंटी पूरी तरह टूट जाता है। वह इस खबर को सुनकर खुद को संभाल नहीं पाता, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह ईशा को फोन करता है। उसकी आवाज भारी और कांपती हुई होती है, जैसे वह अपने शब्दों को भी ठीक से रोक नहीं पा रहा हो। वह ईशा से कहता है, ईशा भाभी, सूरज भैया के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। उनकी गाड़ी में ब्लास्ट हो गया है। यह सुनते ही ईशा पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे, कहाँ जाए और कैसे खुद को संभाले। उसके दिमाग में बस एक ही नाम घूमने लगता है, सूरज। उसके दिल में डर और दर्द दोनों एक साथ बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ दुख पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या सच में सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा? या फिर यह पूरा हादसा सिर्फ एक और साजिश का हिस्सा है? अगर इस पूरे मामले को ध्यान से देखा जाए तो कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि अभी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। यह धमाका अचानक हुआ, बिना किसी स्पष्ट वजह के, और यही बात इसे और भी रहस्यमय बना देती है। इसी वजह से दर्शकों के मन में उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी बाकी रहती है। उधर ईशा लगातार एक ही बात दोहराती रहती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सी उम्मीद भी है। नहीं, मेरा सूरज मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे यकीन है वह जिंदा है। वह मुझे छोड़ नहीं सकता। वह किसी भी हालत में खुद को रोक नहीं पाती और बिना समय गंवाए उस चेक पोस्ट की ओर भागती है, जहां हादसे के बाद पुलिस ने पूरा इलाका घेर रखा होता है। वहां सख्त सुरक्षा व्यवस्था होती है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन ईशा किसी की बात नहीं सुनती। वह रोते रोते, चीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस अधिकारी उसे रोक लेते हैं। वह बार बार बस एक ही बात कहती है, मुझे जाने दो। मुझे अपने सूरज के पास जाना है। इधर कहानी में एक और भावनात्मक मोड़ आता है, जहां सूरज को भी कहीं न कहीं ईशा की बेचैनी और उसके प्यार का एहसास होने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ईशा का दिल उसके लिए तड़प रहा है और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जाती है। जब ईशा किसी तरह वहां तक पहुंचती है, तब तक उसकी हालत पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह खड़ी भी नहीं रह पाती और अचानक वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। यह दृश्य और भी दर्दनाक हो जाता है क्योंकि उसके चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी और तनाव का माहौल होता है।
अब वहां मौजूद हर शख्स की नजरें इस एक सवाल पर टिकी हैं कि आखिर सूरज की असली स्थिति क्या है। क्या वह सच में खतरे में है या फिर वह किसी बड़े राज का हिस्सा बन चुका है जिसे अभी सामने आना बाकी है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है कि सूरज की गाड़ी के साथ भले ही बम धमाका हुआ था, लेकिन वह इस ब्लास्ट में मारा नहीं गया है। वह अभी भी जिंदा है और चेक पोस्ट पर सुरक्षित मौजूद है। जैसे ही यह बात ईशा को बाद में पता चलती है, वह तुरंत वहां की ओर दौड़ पड़ती है। लेकिन भावनाओं का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वह सूरज को देखने से पहले ही फिर से बेहोश हो जाती है। कहानी यहीं पर एक बहुत ही बड़े और भावनात्मक मोड़ पर रुक जाती है, जहां आगे क्या होगा यह जानने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है।